हेलो साथियों, कैसे हैं। सुबह नाइट में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सॉरी। और जो हमारी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चल रहे थे। और थर्मोडायनेमिक्स का जो है करीब करीब जो आप मान लीजिए कि आपका 11th वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, उसके एक दो चैप्टर जो थे कि अणुगतिक सिद्धांत, और उसके अलावा जो है हम लोगों ने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह या अदर गैस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी, है ना। आज जो हमारा रहेगा टॉपिक, ये प्योरली आपके यूजी का टॉपिक रहेगा, बीएससी वाली जो बुक है उसका टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक है हमारे पास आणविक वेगों के वितरण का नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। और ये जो नियम है ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो इसको कई बार जो है हम लोग मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी कह देते हैं, यानी कि मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का सिद्धांत। ठीक है। अब ये इसका डेरिवेशन भी है ना। तो डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन अपने से क्या है, फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है ना। तो फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है, तो हम लोग जो है डेरिवेशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। और इसका डेरिवेशन भी बहुत लेंथी है। अगर आप बुक में जाओगे तो इसका जब डेरिवेशन हम लोग करते हैं फाइनल, जो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने पार्टिकल कितने पार्टिकल अगर वेलोसिटी c और c प्लस dc, इस रेंज के अंदर, इस डीसी रेंज के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास n है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n है। नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स कह सकता हूँ ना। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कुल मिला के जो आपके पास अणु है वो n है। ठीक है। उनकी वेलोसिटी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। भाई अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर आपने अगर गैस भर रखी है, तो गैस में कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल हैं। उन n पार्टिकल जो हैं वो किसी भी रैंडम वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना। जब वो रैंडम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि c वेलोसिटी और c प्लस dc वेलोसिटी, इस दो, ये जो हमारे पास रेंज है, एक स्मॉल रेंज, इस स्मॉल रेंज के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, वो जो है वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसने निकाली थी? फॉर्मूले से या डेरिवेशन से, वो निकाली थी मैक्सवेल ने। ठीक है। तो ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में आप लिख देना इसका मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का नियम, मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का नियम। ठीक है। और आणविक वेगों के वितरण का नियम ये कहना क्या चाह रहा है वो आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए c वेलोसिटी और c प्लस dc वेलोसिटी, ये हमारे पास रेंज है, dc रेंज, उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n है। ठीक है। ये इसमें कुछ चीज़ें थी मानी गई थी, जैसे आदत केस की तरह मानते हैं कि जो अणु है वो बहुत छोटे हैं, इंटरेक्शन बीच में कम है, जो वॉल्यूम है अणुओं का, वो जो आयतन है अणुओं का, वो कंटेनर के आयतन की तुलना में बहुत कम है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मानी गई थी। ठीक है। तो जब इसमें फाइनल हम इसकी वैल्यू पे पहुंचते हैं, तो जो फाइनल इसका वो डेरिवेशन मिलता है, क्या मिलता है कि इस रेंज के अंदर dnc पार्टिकल अगर होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा 4πn। ठीक है। क्या आएगा? 4πn क्या है वो वाला, ठीक है, 4πn m अपॉन 2π kt टू दी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kt और c स्क्वायर, है ना, c स्क्वायर dc। ये जो है ये होंगे टोटल नंबर ऑफ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं ना, पावर में 3/2 है और माइनस, अच्छा ये माइनस लगा जाए, ठीक है, माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2π kt c स्क्वायर dc। ठीक है। ये जो फाइनल फॉर्मूला किसका बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा, है ना, ये मैं लिख देता हूँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, फलन, है ना, मैक्सवेल वितरण फलन। मैक्सवेल वितरण फलन जो आप fc से इसको डिनोट करेंगे, ये f से क्या होगा? ये होगा dnc अपॉन dc। ठीक है। ये क्या होगा? dnc अपॉन dc। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसे हम किससे लिखेंगे? dnc अपॉन डी, नहीं एक सेकेंड, dnc अपॉन dc नहीं है, डिवाइडेड बाय n है, ये सॉरी, dnc अपॉन n है। यानी कि फंक्शन क्यों? क्योंकि देखो ये नंबर दे रहा है,
ठीक है। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर से नंबर डिवाइड कर दिया, बाद में लास्ट में क्या बचा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, इस तरह से निकालेंगे तो आपको क्या n से डिवाइड कर दोगे तो बाकी बचा क्या, ये बचेगा 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m t स्क्वायर बाय 2 पाई के टी टी। ठीक है, ये फंक्शन हो गया इसका डी टी। ठीक है, अब ये फंक्शन यूज कहाँ आएगा, जब हम इसमें वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उसके बाद में आरएमएस वेलोसिटी क्या होंगी, तो इसके कुछ हमें इंटीग्रल सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे आपने बीएससी में, जब जो अपने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ी होगी है ना। इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि जो समाकल क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल कैलकुलस को, समाकलन वाली जो किताब थी ना, वो वाली किताब। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपने बीटा गामा फंक्शन पढ़े होंगे ना, तो वो जो गामा फंक्शन है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करके इंटीग्रल सोल्व करूँगा। हालांकि आपको याद रखना ये, ठीक है, मैं वो फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि 3 जो वैल्यू है ना, ये आपको वहाँ सोल्व करने नहीं बैठना, सोल्व करने बैठोगे तो आधा पेज खराब हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये बीटा गामा फंक्शन का यूज़ जो है वो आपके, जब आप क्वांटम और ये सब पढ़ते हैं ना, जब आप इसमें इसमें क्या बोलते हैं, नेट के एग्जाम की तैयारी के लिए, वहाँ पे आपको जरूरी है सीखना बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बीटा गामा फंक्शन का पूरे के पूरे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन सोल्व होगा, तो वहाँ इसको यूज़ करेंगे, तब मैं आपको ये सारा अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ जो है डायरेक्ट इसका क्या आंसर आने वाला वो लिखने वाला हूँ, जब मैं उसकी बात में करूँगा। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है, इसको मैं एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चला एनर्जी से कन्वर्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी में आ रहा है फॉर्मूला ना, तो वेलोसिटी से पहले हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये कुछ इस तरह का होता है। क्या होता है कि अगर आप c है ना, c और ये अपने फंक्शन जो है इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है आप ये ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह का मिलेगा, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक वेलोसिटीज कुछ भी हो सकती है, तो इस तरह का जो है ग्राफ मिलता है। ठीक है, अब इस तरह के ग्राफ के अंदर आपको मैं 3 वेलोसिटीज यहाँ से डिफाइन करूँगा, एक एवरेज वेलोसिटी, एक आरएमएस वेलोसिटी, और एक मैं बोलूँगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, तो आप इसमें देखिए, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे ये, ठीक है, इसको नीचे मिला दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, ये वो वेलोसिटी है जहाँ पे इस फंक्शन का मान मैक्सिमम है, जहाँ पे इस फंक्शन का मान क्या है, मैक्सिमम। तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको बोलेंगे एमपी, CMP, मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि अधिकतम प्रसंभाव्य। ठीक है, अधिकतम प्रसम, हिंदी में कहेंगे तो अधिकतम प्रसंभाव्य, और इंग्लिश में कहेंगे तो होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, यानी कि मैक्सिमम पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो कौन सी होगी, ये वाली, ये आप दिमाग में रखेंगे। अधिकतम प्रसंभाव्य का मतलब क्या है, हिंदी में लिख लेना, अधिकतम प्रसंभाव्य, और इसका इंग्लिश में लिखेंगे तो MP, MP का मतलब CMP, मतलब C का मतलब वेलोसिटी से ले रहे हैं अपन, और MP का मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी यहाँ मिलेगी। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू भी लिखाऊंगा मैं, क्या क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगली जो आएगी वो कौन सी आएगी, एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी होती है। एवरेज जो वेलोसिटी है ये कौन सी है, C एवरेज। ठीक है, और अगली वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, RMS, CRMS। ठीक है, ये इनकी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम वेलोसिटी कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू सबसे कम होगी, एवरेज की उससे थोड़ी ज़्यादा, और इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा। अब क्या होगी तो वो आप देखिए, है ना। तो यहाँ से मैं लिखूंगा पहले CMP, ठीक है, अधिकतम प्रसंभाव्य, आप तो उसमें पूरा लिखना, मैं CMP लिख रहा हूँ, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है आपके पास करीब करीब KT/2, है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है, KT/2। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल की 3 KT तो उसकी आती है, और ये एवरेज है मोस्ट प्रोबेबल का, हाँ ये रही मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, 2 KT बाई, है ना, ये क्या है 2 KT/m, उल्टा बोल गया मैं, ये क्या है 2 KT/m टू द पावर 1/2, टू द पावर 1/2, ये क्या है, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से एक वैल्यू आएगी एवरेज की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो, उसमें जो वैल्यू आएगी आपके, वो आएगी 8/πk, है ना, 8 KT/πm।
ठीक है, टू द पावर 1/2। सिमिलरली जो आपके पास RMS वैल्यू आएगी वो RMS वैल्यू कितनी आएगी, RMS वैल्यू आएगी वो आएगी 3 kT/m टू द पावर 1/2। अब आप देखिए kT/m सब में क्या है, कॉमन। तो अगर मान लीजिए मैं CMP अनुपात Caverage अनुपात CRMS करता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, तो यहाँ से देखिए ये आएगा √2, भाई बाकी सब तो कैंसिल आउट, ये कितना आएगा √8/π और ये क्या आएगा √3। ठीक है, तो कुल मिला के जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ CMP आप देख लीजिए लेस देन होगी इससे Caverage से, ये लेस देन होगी CRMS से, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, CRMS वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है kT/m टू द पावर 1/2 तो सब में कॉमन है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या है, मोस्ट प्रोबेबल में √2 आएगा, ठीक है, एवरेज में √8/π आएगा और RMS में √3 आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है वैल्यू उसका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये दिमाग में रखना। इन तीनों में से जो मैं कह रहा हूँ ना फॉर्मूला बेस्ड, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए RPSC के जिसमें ये टॉपिक कोर्स में है, उसमें इसका एक क्वेश्चन 101% तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है फॉर्मूला, और आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये कैसे आई है, ये इस फंक्शन से आई है, और जब मैं आपको नेट का कराऊंगा, है ना, नेट की तैयारी, तो उसके अंदर हम इनकी जो डेरिवेशन है कि कैसा है वो सब मैं फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि तब मैं आपको बीटा गामा फंक्शन भी पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्योंकि वो बहुत यूज आने वाला है उसके लिए, है ना, सॉल्यूशन करने के लिए। तब जो है आपको ये बीटा गामा फंक्शन से कैसे सॉल्व होता है इस फंक्शन से, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई, होनी भी नहीं चाहिए। देखो kT/m तो क्या है, क्योंकि अपने पास यहाँ वेलोसिटी है, तो अगर मैं देखूँ तो ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी में m का भाग दे दो। ठीक है, और उसका भाई नॉर्मली क्या होता है, अगर एनर्जी देखें हम लोग, एनर्जी क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv², तो इसको मैं हाफ को हटा दूँ तो mv², तो v क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी, तो किसको kT के बराबर होगी, तो क्या आएगा भाई kT/m तो उसमें आना ही आना है, kT/m टू द पावर 1/2 आएगा ना, प्रोपोर्शनल में देखूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर kT/m जो है टू द पावर 1/2 तो आना ही आना है। बाकी कौन सी स्पीड कौन सी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या मिलेगा, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, आ गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर मान लीजिए, क्योंकि हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, E = ½ mc², अगर v की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ c से नोट करो तो mc² हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी c आ रहा है, ठीक है, जितना भी c² आ रहा है, c आ रहा है, उसको मैं किससे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इससे। ठीक है, और dc से dc निकाल के dc को कन्वर्ट, तो इस पूरे जो फॉर्मूला है इसको मैं एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो फाइनल फॉर्मूला जो मुझे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। ये था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो हमें क्या आंसर मिलेगा उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास 2/π टू द पावर 1/2, है ना, 2/π टू द पावर 1/2 और 1/kT टू द पावर 3/2 ऐसा है ना, 3/2, ये 1/2 ये 3/2। एनर्जी की पावर जो है वो आएगी 1/2। ठीक है, और E टू दी, क्योंकि एनर्जी में चल रहा है ये, तो एनर्जी में चल रहा है तो वो जो ½ mv² वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E में, तो E/kT। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा D। ये जो है ये फंक्शन किस में आ जाएगा, ये आपके पास मिलेगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब ये क्यों लिखाया है,
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो अगर आप इसकी बात हम करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो किसके प्रोपोर्शनल है? सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, सी पे डिपेंडेंसी की बात करें है ना। और अगर मान लीजिए इसकी बात हम करें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये किसके प्रोपोर्शनल है? एनर्जी की कौन सी पावर के? सॉरी 1/2 पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखनी है। बाकी सब तो क्या कॉन्स्टेंट केटी जो है वो क्या है हमारे पास? टेम्परेचर अगर आप कॉन्स्टेंट कर दोगे कॉन्स्टेंट हो गया पूरा ये, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें किसके प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि ये जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें क्या हो सकता है अपने पास अधिकतम संभाव्य अब जैसे हाँ अच्छा एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो आपके पास एनर्जी वाला फंक्शन था ना, तो एनर्जी वाले फंक्शन से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एनर्जी वाले फंक्शन से जैसे अभी हमने उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या बोलते हैं वो वेलोसिटी निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, आरएमएस वेलोसिटी निकाली थी, वैसे ही यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें, ठीक है, एनर्जी की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल जो एनर्जी होगी EMP वो क्या होगी? वो होगी हाफ KT। और आप देखते हैं कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं है ना, तो उसमें भी हम ये कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला केस जब आता है कि जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई एटम की एनर्जी निकालते तो कितनी होती है? हाफ KT², ठीक है। इसी तरह से जो है ये तो अधिकतम प्रसन्नता वाले हो गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए मीन वैल्यू अगर निकालें हम है ना, जो इसकी एवरेज है, तो एवरेज जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2 KT, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए और होती भी है वैसे, क्योंकि अगर 3 डायमेंशन में कोई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स है और हम ये मान लें कि इंटरेक्शन कितना 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन वाली होगी ओनली, जो 3 डायमेंशन में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो कितना आएगा? F/2 KT। अभी हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वो F/2 KT करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 KT जो है वो आएगा। मोस्ट प्रोबेबल यानी कि एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? हाफ KT आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपके यहाँ से हो गई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है मैक्सवेल का वितरण का जो नियम है वो कंप्लीट हो जाता है आपके, है ना। ठीक, मैक्सवेल का जो वितरण का नियम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट आपके ज़्यादातर वेलोसिटी वाला रहता है। क्यों रहता है वेलोसिटी वाला? क्योंकि वो 3 वेलोसिटीज़ जो है ना मैंने आपको लिखाई फॉर्मूले, वो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्योंकि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और इसमें आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं पूछते इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 जो फॉर्मूले मैंने लिखा है वो आपको पता होना चाहिए और उनको याद रखने का तरीका ही मैंने बता दिया आपको, है ना। KT/m⁴ 1/2 तो सब में कॉमन है ना, वो हम उसकी डायमेंशन से देख सकते हैं ना वेलोसिटी की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सामने वाली जो न्यूमेरिकल आएगा। पहले में √2 जो कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल। दूसरे में एवरेज में √8/5 और तीसरे में कौन सा है? CRMS में आएगा √3, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, है ना। अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो अगला हमारा टॉपिक है अब इसके अंदर वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो इसे हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होता है उसकी बात हम करने वाले हैं, है ना। चलिए तो इसको पढ़ने के लिए ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए एटम आप जब भी किसी एटम को या मॉलिक्यूल्स को, एटम तो सिंगल एंटिटी हो गई, मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, गैस का क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि अणु होगा। जब अणु या मॉलिक्यूल्स को आप क्या दे रहे हैं? जब आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं यानी कि उसको हीट दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। वो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी एनर्जी जो आती है वो कितनी आती है? KT आती है ना। किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी कितनी होगी उस
फोटोन की, या इसको फोनोन की कह सकते हैं, है ना, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी kT। अब ये जो kT एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स कितने तरह से उसकी कितनी स्वतंत्रता की कोटि यानी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो एनर्जी जो होगी उसकी इस टेम्परेचर के ऊपर, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या है? स्वतंत्रता की कोटि का मतलब है कि एक अणु जो है, एक मॉलिक्यूल जो है, वो जब मोशन करता है तो उसके दो मोशन होंगे। एक तो मोशन होगा उसका जब उसको एनर्जी देते हैं, तो एक तो ट्रांसलेशन कर सकता है, ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिला के अगर हम देखें तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, यानी कितने भिन्न तरीकों से वो मोशन कर सकता है यानी गति कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो अब अगर एनर्जी की बात हम करें यहाँ पे, तो मान लीजिए कि कोई अणु है ना, ये लिख देता हूँ मैं, इफ F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम of any molecule, then the energy will be given by at temperature T क्या होगी, E is equal to F/2 kT। क्या होगी, E इक्वल टू F/2 kT। हिंदी में अगर कहूँगा तो क्या हो जाएगा, T ताप पर यदि, या ऐसे कह सकते हैं, यदि F किसी अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की कोटि है, तब तापमान T पर उस अणु की कुल ऊर्जा होगी, क्या होगी, E इक्वल टू F/2 kT। E इक्वल टू F/2 kT क्या होगी, उसकी ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए अब ये F कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो F है ये डिपेंड करेगा किस पे, आपका मॉलिक्यूल कैसा है, मोनोएटॉमिक यानी कि एक अणुक है, डायएटॉमिक यानी कि द्विअणुक है, या ट्राइएटॉमिक यानी कि त्रिकणु है ना। तो अगर जिस तरह का अणु, जिस तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, पहला नंबर किस पे आता है, वो आता है एक अणु, एक अणु, है ना। अगर एक अणु है तो उसके अंदर क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एक अणु के, एक अणु के एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास हीलियम, नियोन, ये सारे क्या हैं, एक अणु है ना। तो अगर इस तरह का केस आपके पास है, उस केस में क्या होगा, तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितने अलग अलग तरीकों से गति कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो पहला आएगा, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोनोएटॉमिक। तो पहली क्या होगी, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण। तो स्थानांतरण गति कितने तरीके हो सकती है, तो स्थानांतरण की अगर मैं बात करूं गति की, मोशन की, तो स्थानांतरण मोशन हो सकता है तीन। कैसे कैसे, स्थानांतरण मोशन में होगा कि आपके पास अगर सिंगल कोई एटम है ना, कैसा होगा, नॉर्मली गोल बॉल की तरह, तो वो क्या कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीन डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन कितना हुआ, तीन ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, है ना। फिर है रोटेशन की, रोटेशन यानी कि घूर्णन। अब घूर्णन की बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप ये सोचिए, एक आपके पास बॉल है कंप्लीटली एक ही कलर की, और उसमें कोई कहीं जगह कुछ, मतलब बिल्कुल यूनिक बॉल है, कहीं कुछ जगह कोई डैमेज वेमेज कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आप उस बॉल किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, वो पॉइंट एक जैसा ही दिखेगा आपको। अब अगर उसको रोटेट करते हो, है ना, तो मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे हाथ में बॉल थी वो, है ना, और पूरी एक जैसी बॉल है ना, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता। आपने आंखें बंद की, मैंने उसको रोटेट किया, और मैं आपसे पूछूं कि किस तरफ रोटेट किया, तो आपके बता पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो जब बॉल है वो पूरी एक जैसी है, तो एक जैसी तो आपको पता ही नहीं उसका कौन सा हमने रोटेट किया, किस तरह से रोटेट किया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब उस बॉल को रोटेट करते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसके ओरिएंटेशन यानी कि उसके अभिविन्यास में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 0। तो इस अणु के लिए आपके पास F/2 kT, तो कितना हो गया, अगर F यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 3 + 0 = 3, टोटल मिला के तो कितना हो गया, 3/2 kT, ठीक है। यही अणु मान लीजिए कौन सा हो, नंबर 2, अगर द्विअणु हो यानी कि डायएटॉमिक हो,
ठीक है। डायोटोमिक फॉर एग्जांपल H2N2O2 सारा डायोटोमिक है ना। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में देखिए तो द्विक अणु के अंदर क्या होगा, अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं स्थानांतरण की, ठीक है, तो स्थानांतरण में क्या होगा, वही 3। भाई द्विक अणु कैसा होगा, इस तरह का, ठीक है। सिंगल अणु कैसा होगा, सिर्फ एक गोल है बस, बॉल की तरह। अब द्विक अणु के अंदर क्या है, ट्रांसलेशन की तो आप ये डायरेक्ट में ले जा सकते हो, वाई में ले जा सकते हो और जेड में ले जा सकते हो, ठीक है। फिर आता है रोटेशन की वजह से, इसमें क्या होगा, तो आप रोटेशन की बात, रोटेशन में क्या होगा, अब आप इसको समझो। ये इस तरह से है, एक यहाँ अणु है, एक यहाँ अणु है, ठीक है। पहला रोटेशन कौन सा हो सकता है, ये इस तरह से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दूसरा रोटेशन कौन सा हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तीसरा जो आप कहना चाहते हो, जो इसके एक्सिस में से जाएगी, इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, इस तरह से, तो वो तो अणु घूम रहा है, वो खुद रोटेट नहीं हो रहा ना इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि एक्सिस उसके अंदर से निकल रही है, तो वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ दो ही रोटेशन हो सकते हैं, कौन सा, एक तो इस तरह से रोटेशन, ठीक है, और एक इसके जो यहाँ से बाहर निकल रही है एक्सिस, उसमें ऐसे रोटेशन। ये वाला जो रोटेशन है उसका कोई यहाँ पे मतलब रह नहीं जाता, तो इसका मतलब कितने तरह के रोटेशन होंगे, दो तरह के, जिससे कि उसकी अभिविन्यास चेंज होगा, है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ क्या बन जाएगी, तो F निकालूंगा तो कितना हो जाएगी, 3 + 2 = 5। तो एनर्जी कितनी होगी द्विक अणु की, 5/2 kT, ठीक है, कितनी होगी, 5/2 kT होगी। आगे अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मान लीजिए अणु जो है वो आपके पास कौन सा है, त्रिक अणु है या त्रिअणु है, इसमें इंग्लिश में कहेंगे तो जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, अब ट्राई एटॉमिक जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। ट्राई एटॉमिक जो है कितने तरह का हो सकता है, दो तरह के। पहला जो मैं पढ़ाऊंगा वो ए है लीनियर, कि अगर मान लीजिए लीनियर ट्राई एटॉमिक है, फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 कैसा होता है, O, C और O, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। इस केस में क्या होगा, तो ट्रांसलेशन की तो ऑलवेज 3 रहेगी, बात आती है रोटेशन की। रोटेशन में क्या होगा, तो कुल मिला के फिर से डायटोमिक तरह हो गया, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, बीच में C। इस तरह से रोटेशन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस तरह से रोटेशन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन इस तरह से रोटेशन का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सिस इसके अंदर से निकल रही है उसके रेस्पेक्ट में कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो अगर जाएंगे तो ट्रांसलेशन कितना, रोटेशन कितना हुआ, 2। तो फिर से इस वाले केस के लिए कितना हो जाएगा, 5/2 kT। लेकिन इसका बी केस देखते हैं, बी केस क्या है, नॉन लीनियर वाला, कौन सा है, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में क्या होगा, है ना, तो नॉन लीनियर कैसा हो सकता है भाई, इस तरह का हो सकता है नॉन लीनियर, ये एटम हो इस तरह से यहाँ लगे हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O में क्या होता है, एक O बीच में होता है, सेंटर में H इधर और H इधर, ये होता है H2। अब इस वाले केस की बात करें हम, तो ट्रांसलेशन तो X में ले जा सकते हो, Y में ले जा सकते हो, Z में ले जा सकते हो। घूर्णन यानी कि रोटेशन में क्या होगा, फिर से आप देखो रोटेशन में इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ बीच में O है ना, मान लीजिए बीच में O है ये वाला, और ये HS लगे हुए, तो क्या करोगे रोटेशन में, भाई ऐसे रोटेशन करोगे तो S की वजह से रोटेशन होगा, ऐसे घुमाओगे तो O H दोनों की वजह से होगा, ठीक है, हो गया। तीसरा कौन सा बचा, ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, ऐसे घुमाओगे तो भी क्या रहेगा, रोटेशन रहेगा, अप में जाओगे तो भी क्या रहेगा, रोटेशन। तो इसका मतलब तीनों ही केस के अंदर जो आपके पास ये, क्योंकि एक कोई ऐसी एक्सिस नहीं है जो तीनों में से होकर निकल सकती हो, ना। मान लीजिए ये एक्सिस लोगे तो H में से निकल गई, O में से निकली तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसका रोटेशन, और वो लीनियर नहीं है। तो घूर्णन कितना हो गया ये, तो इस बार डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 6। तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6/2 kT, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक अणु, द्विअणु और त्रिअणु, इनकी आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इस इक्वेशन पे आ रहा हूँ मैं, ये तो हो गया हमारे पास।
पे आ जाइए। अब यहाँ से जो है मैं CV और CP यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि अगर मान लीजिए ये तो किसी एक एटम के लिए है। अब अगर आपके पास इफ n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ gases, then total energy will be, total energy will be यानी कि यदि स्मॉल n गैस के नंबर ऑफ मोल यानी कि मोलों की संख्या है तो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा क्या होगी, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F/2, ठीक है। और ये हो जाएगा NKT। ये जो NK है ये किसके बराबर होगा, R के, ठीक है। NK किसके बराबर होगा, R के। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू F/2 RT, मिलिया। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट। इसको थोड़ा इधर लग देता हूँ, NK इज इक्वल टू R, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। स्पेसिफिक हीट मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि इसको नियत आयतन पर गैस की क्या है ये स्पेसिफिक हीट का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। और वो कैसे होगी, विशिष्ट ऊष्मा के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एनर्जी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं कि यूनिट मास के, किसी भी गैस के यूनिट मास जो है उस यूनिट मास को कितनी ऊर्जा दी जाए, कितनी ऊष्मा दी जाए कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 1 डिग्री राइज हो जाए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं CV देखूँ तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या बनेगा, F/2 R, क्या बनेगा, F/2 R जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ से CP निकालूंगा तो मेयर रिलेशन क्या कहता है, यानी कि मेयर संबंध क्या कहता है कि CP माइनस CV जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CV प्लस R, ठीक है। CV कितना है F/2 R, और ये कितना है R कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा F+2/2 R। ये किसकी वैल्यू है, ये CP की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ। अब आगे देखिए, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, CV इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट कर लिया, CV इक्वल टू F/2R और CP इज इक्वल टू F+2/2R, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम यहाँ से डिफाइन करेंगे रुद्धोष्म गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, गामा को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म गुणांक यानी कि एडियाबेटिक कोफिशिएंट, है ना। तो एडियाबेटिक कोफिशिएंट है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वो कितना होगा, वो होगा CP/CV, इसको क्या बोलते हैं, CP/CV। तो यहाँ से कितना हो जाएगा CP/CV, तो F/2/F, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि गैस कौन सी है ना। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मोनो एटॉमिक गैस के लिए, हाँ, अगर कोई मोनो एटॉमिक गैसेज है और मेरे पास या गैस है तो उसके लिए क्या होगा, है ना। मोनो एटॉमिक मतलब एक अणु, तो एक अणु के लिए क्या होता है, F हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 3, तो इसका मतलब गामा कितना आएगा 3+2/3 दैट इज 5/2, ये आ जाएगी वैल्यू 1.66, कितनी आएगी 1.66, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है सीधा सीधा और उल्टा भी दिया जा सकता है, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि एक एटॉमिक गैस के लिए इस गामा की वैल्यू जो है निकालिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम से की सहायता से निकालिए, तो निकाल देंगे कितना आएगा 1.66, है ना। उल्टा दे देंगे
कि 1.6 किसी गैस के लिए गामा का मान 1.66 है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो यहाँ से आप 1.66 रखोगे, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे, 3 आ जाएगी। एक और बन सकता है कि अगर 1.66 गामा की वैल्यू किसी गैस के लिए तो वो गैस होगी ऑप्शन ए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या फिर सभी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला देखिए, अगर डायटॉमिक गैस है उस केस में क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डायटॉमिक के लिए 5। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 7/5, तो ये होगा 1 पॉइंट। ठीक है, फिर बचेगा 2 तो 4, कितना आएगा 1.4। अगला, अच्छा दूसरा ट्राई एटमिक में जो लीनियर है एटम, उसके लिए भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि उसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। अब आ जाते हैं थर्ड में, वो कौन सा होगा, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में कौन सा, एक तो मैंने यहाँ ले लिया लीनियर वाला, ये कौन सा होगा, नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक में नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, वो आती है 6। ठीक है, तो गामा कितना आ जाएगा 6 + 2/6 दैट इज 8/6, है ना, तो 1.33 कितना आ जाएगा 1.33 जो है ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से, ये फॉर्मूले डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फॉर्मूले, इसके बाद गामा का फॉर्मूला गामा की वैल्यू डायटोमिक एंड मोनोएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए, या फिर इसका उल्टा भी दिया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले टॉपिक को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, या पर उठा के देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक कोर्स में यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आराम से कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम पूरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ लगभग ये कंप्लीट कर लिया अपन ने, ये सारा चीज़ हो गई है। उसके बाद में इसमें अच्छा माध्य मुक्त पथ, एक टॉपिक और बचता है इसके अंदर, जिसे कहते हैं मीन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पथ। अब इस पे आ जाइए, क्या होता है, ये है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ यानी कि मीन फ्री पाथ। अब ये क्या है, तो आप देखिए कि जब कोई भी एटम जो है वो मान लीजिए मूव करते, मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो किसी कंटेनर में है ना, कंटेनर में भर रखे हैं अपन ने। अब जब कंटेनर में भर रखे हैं उनको, तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी, kT। अब क्योंकि मान लीजिए मोनोएटॉमिक है तो रोटेशन वगैरह नहीं होगा, तो 3/2 kT हो जाएगा। डायटोमिक है तो 5/2 kT हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ट्राइएटॉमिक में नॉन लीनियर वाला है तो कौन सा हो जाएगा, 6/2 kT हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब हमारे पास क्या है, हम चलते हैं इसको इमेजिनेशन करके, कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपस में टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो क्या करेंगे, अपने पाथ को चेंज कर लेंगे। मान लीजिए इस तरह से आया, टकराया, ये इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, फिर ये एटम जाके किसी दूसरे टकराएगा, फिर अपना पाथ चेंज करेगा, फिर तीसरे टकराएगा, फिर अपना पाथ चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो पाथ फ्री पाथ है, फ्री पाथ मतलब दो टकरों के बीच का जो पथ है ना, वो जो फ्री पाथ है उन सबका अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ, भाई जितनी बार टकरों उन सबका क्या मैंने लिया, एवरेज ले लिया, तो उस एवरेज को हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। यानी कि दो जो टक्करें हो रही है, उन टक्करों के बीच के जो पथ हैं उन सबका अगर हम एवरेज ले लेते हैं, उनका औसत ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। ठीक है, डायग्राम अगर देखो तो कैसा होगा, एटम यहाँ था, ठीक है, इधर गया, टक्कर करी, इधर चला गया, टक्कर करी, इधर चला गया, टक्कर करी, इधर आ गया, इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सारे के सारे पथ। इन सब पथ का जो है अपन ने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। जब इसका एवरेज ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे। ठीक है, और इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। ये जो मीन फ्री पाथ है लेमडा, ये डिपेंड करता है किस पे, ये करता है 1/√2π d² और n।
ठीक है, ये होता है मीन फ्री। यहाँ पे डी क्या है, डायामीटर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। ये डी का मतलब क्या है भाई, डायमीटर का मतलब क्या है, डायमीटर मतलब व्यास किसका, एटम का। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ना ये डी है, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मान लीजिए एक तरह की गैस बनते सब मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, साइज बराबर होगी, तो ये होगा इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि अणु का व्यास, और नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल यानी कि मोलों की संख्या, ठीक है। अब जो है अगर मान लीजिए हम बात करें आदर्श गैस समीकरण की, तो वो क्या होता है, PV बराबर nRT, क्या होता है, PV बराबर nRT। अब यहाँ से क्या है, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं ना, कि एकांक आयतन के लिए, ठीक है, फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो V इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ये V हो गया हमारा। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 1 है तो P बराबर nRT, तो N इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन RT, ठीक है, N इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन RT, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो 1 है उस हमारी, उसके अंदर हम इक्वेशन 2 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। एन की वैल्यू रख रहा हो तो P डिवाइड में आ जाएगा, RT ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं RT लिख देता हूँ और ये P डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बना फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ इस तरह से आपके, यानी कि टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल माध्यम मुक्त मत, और प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप इसको समझिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने जिस कंटेनर में हवा भर रखी है, मतलब गैस भर रखी है मॉलिक्यूल्स है, अब मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं, है ना। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब वो एक दूसरे के आया, तो आपने उसमें हवा ज़्यादा भर दी, मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा डाल दिए, या उसका वॉल्यूम कम कर दिया, तो क्या होगा, उस केस के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स है वो पास आएंगे। जब पास आएंगे तो टक्कर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ जाएगी तो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर मिलने पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास जगह ज़्यादा है ट्रेवल करने के लिए, तो ट्रेवल करने के लिए जगह ज़्यादा, तो इसका मतलब टक्कर क्या होगी, कम होगी। टक्कर कम होगी तो अपने आप ही माध्यम मुक्त पथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कंसेप्ट है। इस वाले पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है ना, न्यूमेरिकल के चांसेज है इम्पोर्टेंट। ये न्यूमेरिकल अगर आता ना, मैंने देखा है ऐसे न्यूमेरिकल जो, क्योंकि यहाँ तक हम पहुँचता ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, माध्यम मुक्त पथ वगैरह ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ तक पहुँचते नहीं है। इस फॉर्मूले को देख दिखा के छोड़ो यार, ऐसा कौन पूछता है। लेकिन मैक्सिमम है कि इस पर न्यूमेरिकल मैंने मैक्सिमम एग्जाम में देखा है, और इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है। क्योंकि इस पर कोई जाता नहीं है यहाँ तक, और ये इतना कोई सोचता भी नहीं है। और न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ, है ना। फॉर्मूला तो याद रखना ही है, और न्यूमेरिकल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए कंसेप्ट तो बहुत सारे होंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कैसे आते हैं। इसमें अब आपके पास कुछ बचा है नहीं, हाँ ये रहा। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये देखिए आप कि उस ताप की गणना कीजिए जिस पर H2 यानी कि हाइड्रोजन, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर, तो पहले हम लोग गिवन की बात करेंगे, क्या दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उसी से क्योंकि निकलता है सारी चीज़ें। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर H2 के अणुओं की औसत चाल N2 के अणुओं की 40 डिग्री पर औसत चाल के बराबर होगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से समझिए कि एक तो आपको दिया है H2 गैस दिए, एक आपको दिए N2, ठीक है। और कौन सी चाल है,
औसत चाल बराबर होगी, है ना। तो इसकी जो एवरेज चाल होगी, एवरेज को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, एवरेज को जो है आप ए बी इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो एवरेज को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, जो इसकी चाल है वो इसके बराबर होगी। कब होगी? जब ये कितने पे है, ये हो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर दे दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस पे जो चाल N2 की होगी वो चाल किसकी होगी? वही चाल H2 की होगी। अब जब H2 की वही चाल है तो उसका टेम्परेचर कितना है, समझ पा रहे हो? तो Tn2 जो है वो आपको 40 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ दिमाग में रखना, सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन करो किस में जाना है? केल्विन में। चल जाइए, केल्विन में कितना हो जाएगा? 313 केल्विन। 273 में जोड़ देंगे, है ना, 273 में जोड़ देंगे, अपने पास केल्विन मिल जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका मतलब ये चाल बराबर है किस टेम्परेचर पर? इसकी तो 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका फाइंड आउट करो, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज में क्या आता है? 8/π kT/m, ठीक है, टू द पावर 1/2। अब समझता क्या है, यहाँ जो m दिया ये m किसका है? एटम का। और आपके पास क्या है भाई? H2 और N2 है ना। तो H2 N2 का आप कौन सा जानते हो? मॉलिक्यूलर वेट जानते हो। H का कितना होता है? 1, H2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। N का कितना होता है? 14 + 14 28, वो जानते हो। ये नहीं जानते ना, एटम का भार कितना होगा एन हाइड्रोजन का, पता नहीं है। अगर हाइड्रोजन के एटम का और इसके एटम का भार दे देते तब तो हम यहाँ रख देते, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करें? मॉलिक्यूलर वेट में जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट में इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8RT/πm, ठीक है। और ये आपको मैंने कई बार बता दिया, इसको और इसको चेंजेस हम किससे कर सकते हैं? इस वाले से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कौन सा हुआ? ये वाला। इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं देखूं कि CH2/CN2 निकालता हूं, वो क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, अब मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, दोनों में आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, T और M बचेंगे खाली, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा? TH/2 / MH/2। इसमें देंगे तो क्या होगा? ये तो कैंसिल आउट बचाएगा, कौन सा? ये। तो m ऊपर चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, तो m n/2 और t n/2 टू द पावर 1/, है ना। अब ये कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर। क्वेश्चन में क्या है? CH2 बार अपॉन, लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि CH2 बार अपॉन CN2 बार दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल इसका मतलब 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी किसके होगा? 1 के बराबर। किसके होगा? 1 के बराबर। MN2/T n2 टू द पावर 1/2। दोनों तरफ क्या करिए? स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? तो फाइनल में लिख देता हूँ, मुझे क्या चाहिए? TH2 चाहिए, तो TH2 क्या होगा? ये सब इधर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर होके। तो MH2/M N2 × TN2, ये फॉर्मूला बनेगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। MH2 मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2। इसका कितना होगा? 14 28, और ये कितना है? 313। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए फाइनल वैल्यू क्या आती है, मैं बता देता हूँ आपको। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखोगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 2.23 केल्विन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की 2.23 केल्विन पर जो औसत वैल्यू होगी, नाइट्रोजन में वही कितने पे आएगी? 313 पे आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोई समस्या, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपका सिर्फ कंसेप्ट देखा जाएगा कि आपको कंसेप्ट दिमाग में है या नहीं, ठीक है। आगे समझ में? तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो फॉर्मूले हैं औसत के यानी कि एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल यानी कि अधिकतम प्रसंभाव्य, और RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वाले, उस पर न्यूमेरिकल अगर आता है तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा जिसके अंदर आपका रेशियो मान के आपस में सब कुछ कट जाएगा, आसान रहेगा। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और सीधा न्यूमेरिकल, सीधा जो आपके पास फॉर्मूला है वो भी पूछा जा सकता है। एक फॉर्मूला आप ये लिख लेना, बस ये दिमाग में रखना, है ना।
जो k बाई एम जो है ये आपका r बाई एम से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको n से मल्टीप्लाई करो, किससे, नंबर ऑफ मोल से, तो n के किसके बराबर हो गया, r से, तो n से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो n इंटू एक मोल, एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास होगा आपके पास भाई, इसको दोनों तरफ क्या करो, ऊपर से n से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मोल, तो n किसके बराबर हुआ, r के। अब ये nm किसके बराबर होगा, तो एक एटम का कितना भार है, m है, ठीक है। अवगाद्रो, अब एक मोल में कितने होते हैं, अवगाद्रो संख्या के बराबर, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर इसका मतलब उसका कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगा, तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, किसी गैस के अणु का दाब P तथा ताप T है, पर औसत मुक्त पथ गिवन। भाई प्रेशर P1 पहले मान लीजिए P है, टेम्परेचर T1 जो है वो T है, और लेमडा 1 जो है वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3 × 10⁻⁻, ये गिवन। अब ये कह रहे हैं कि यदि उसका दाब आधा तथा ताप दुगुना कर दें तो इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ की परिकल्पना कीजिए। अब क्या कर रहे हैं, अगली स्थिति में दाब आधा और जो टेम्परेचर है वो दुगुना कर देते हैं, तो जो हमारा लेमडा है ये फाइंड आउट कीजिए। कितना आसान हो गया, क्यों, हम ये जानते हैं कि लेमडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसका मतलब लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 अगर निकालना चाहते हैं, ऐसा लेमडा 2 क्योंकि चाहिए हमें, तो लेमडा 2 ऊपर करते हैं, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, T2 अपॉन P2, और ये क्या हो जाएगा उल्टा, P1 अपॉन T1, ठीक है, ये बनेगा अगर इसको करेंगे। तो लेमडा 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, T2 कितना है 2T, P1 कितना है P डिवाइडेड बाय, P2 कितना है P/2, T1 कितना है T, ठीक है। तो PT कैंसिल, ये ऊपर जाकर कितना हो गया 4 टाइम ऑफ लेमडा 1, है ना। तो लेमडा 2 = 4 टाइम ऑफ लेमडा 1, तो 4 × 3 × 10⁻⁻5 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁻5, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों, जनाब ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो न्यूमेरिकल आएगा ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे डायमीटर दे देंगे, पाई दे देंगे, √2, पहले √2 को 1.4, फिर पाई को 3.14, फिर उसके बाद जो आपको डी देंगे वो भी इसमें देंगे पॉइंटों में, वो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उन सबको 1 में डिवाइड करोगे। भाई अगर मान लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी बात करूँ मैं, तो क्या आता है, ऊपर क्या था इसका n नहीं था, क्या था 1 अपॉन, है ना, n को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा RT, हाँ, तो ऊपर था RT अपॉन √2 पाई d², और यहाँ था P। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको लेमडा पूछने वाला हो और ये सारी चीज़ें दे दे, तो इसकी वैल्यू 8.3, इसकी वैल्यू केल्विन में रखोगे, इसकी वैल्यू √2 1.4, इसकी वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू जो भी आपको गिवन उसका स्क्वायर करोगे पहले, फिर पी की वैल्यू। अब इन सब का इतना गुणा भाग करके आंसर निकालना आसान है क्या, नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कैसा देंगे, ये इस तरह का, जिसमें आपस में सब कुछ कट जाए और आंसर निकल जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट की, कंसेप्ट मेरा क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो है एक चीज़ और जो रह गई वो ये है कि यहाँ तक जो है मैंने लगभग जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक वाला पोर्शन है ना वो कंप्लीट कर दिया है ना। प्योर थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नो इंजन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो हमारे पास स्टैटिक्स बचती है ना। थर्मोडायनेमिक्स में करीब 2 वीडियो में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, अगला जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है ना वो। फिर उसके बाद स्टैटिक्स बचेगी, तो स्टैटिक्स के अंदर भी हम लोग जो है बेसिक चीज़ें जो है स्टैटिक्स की वो देखेंगे, जिसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो है ही, और उसके बाद में हम देखेंगे क्वांटम जो स्टैटिक्स है, यानी कि जिसके अंदर अपने ये बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है ना उसके फॉर्मूले, उसके जो न्यूमेरिकल सिंपल से क्वेश्चन है ना, क्योंकि बहुत जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है ना
वो नेट में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, मतलब जो कि डीप में जाके। यहाँ बीएससी में आपको ऊपर ऊपर के कुछ फॉर्मूलेस वगैरह रहेंगे, तो वो एक वीडियो या मैक्सिमम 2 वीडियो मान लीजिए ना। तो करीब करीब इस वीक के अंदर अगर कोई ज़्यादा मेरे पे लोड नहीं रहा काम का, तो मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा आपको स्टैटिक्स वाला, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सब कुछ याद करना है, कुछ भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आपको करना होगा, सब कुछ जो है बड़ा सिंपल सा पोर्शन रहेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पूरा चैप्टर रहेगा वो सिर्फ एक पेज में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको सिर्फ आपको दिमाग में रखने हैं, है ना, कंसेप्ट जो है वो दिमाग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं।